हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। मैं जब शादी करके आई मेरे ससुराल, तो मेरा ससुराल एक हंसता खेलता सुखी परिवार था। पढ़े लिखे समझदार लोग थे। सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मेरी 2 जेठानियाँ और थी। हम सब मिलजुल कर रहते थे। हमारे घर आए दिन माता रानी की चौकी, माता रानी का जगराता होता रहता था। हमारे घर के बड़े बहुत ही भक्ति वाले थे, दान पुण्य करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही कुछ टाइम बीता। मेरी एक जेठानी पेट से थी। 3 महीने हो गए थे, तो मेरी सास उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। मैं मन में सोच रही थी, माँ जी कितनी अच्छी है, बहुओं का कितना ध्यान रखती है, साथ में हॉस्पिटल जाती है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शाम होने से पहले वो घर पर आए। माँ जी मेरी जेठानी को हाथ पकड़कर उनके कमरे में छोड़ आई। मैं डर गई। अचानक क्या हुआ भाभी को? सुबह तो अच्छी भले गई थी। फिर माँ जी ने बताया कि उनका बच्चा गिरा दिया, अबॉर्शन हुआ है उनका। मैंने अचानक से ही पूछ लिया, क्यों? अचानक क्या तकलीफ हुई? तो माँ जी ने बताया, तकलीफ कुछ नहीं थी, लड़की थी उसकी कोख में, तो गिरा दी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लड़की थी इसलिए गिरा दी? क्या उसमें जान नहीं थी? क्या वो बच्ची हमारा खून नहीं थी? मेरे आंसू निकल आए। तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी दूसरी जेठानी ने मुझे रोक लिया और समझाया, हमारे घर में बेटी पैदा करने का हक नहीं है। भाभी का 4 बार एबॉर्शन हो चुका है और मेरा भी 2 बार। हमारे घर में सबको लड़का ही चाहिए, तो तुम भी तैयार हो जाना। मुझे तो ये सोच सोच कर ही पूरी रात नींद नहीं आई। इतना संस्कारी पढ़ा लिखा परिवार, जहाँ आए दिन माता रानी की पूजा अर्चना होती है, और वही माता रानी का स्वरूप बेटी नहीं चाहिए। मैंने अपने पति दिनेश से ये सारी बात की। दिनेश ने मुझे कहा, हाँ मुझे पता है, पर घर के बड़ों के आगे मेरी नहीं चलती। थोड़े महीने गुजरे और मेरी दूसरी जेठानी प्रेग्नेंट हुई। उनका भी 3रे महीने में लिंग परीक्षण करवाया गया, पर किस्मत से उनके गर्भ में लड़का था, तो घर में बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई। और 9 महीनों बाद जब बेटे का जन्म हुआ, तो गांव भर में मिठाई बांटी गई। माता रानी का जगराता हुआ और माँ बेटों को पैसों से तोलकर दान किया गया। वही समय में मुझे भी उम्मीद हुई, पर मैं घर में बताने से डरती थी। मैंने दिनेश को बताया कि अगर मेरे गर्भ में बेटी हुई तो मैं उसे नहीं मारूंगी। दिनेश ने भी मेरा साथ दिया और कहा, वो तुम्हारे अकेले का बच्चा नहीं है, मेरा भी खून है। मैं भी नहीं चाहता अपने बच्चे को मारना। तो हम दोनों ने मिलकर मेरी प्रेगनेंसी की बात पूरे घर से छुपाई और 4 महीने पूरे होने के बाद बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती करके घर में बताया कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास मुझे चेकअप के लिए ले गई। तब डॉक्टर ने बताया उन्हें कि 4 महीने पूरे हो चुके हैं। फिर मेरी सास मुझे लिंग परीक्षण के लिए ले गई। वैसे तो हमारे देश में ये सब गैर कानूनी है, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती? तो मेरा भी परीक्षण हुआ, तो पता चला कि लड़की है, पर 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अब अबॉर्शन नहीं हो सकता था। तो हम वापस आ गए। मेरी तो जान में जान आ गई जैसे। पर ये सब मैंने और मेरे पति ने सोच समझ कर किया था कि टाइम निकल जाएगा तो फिर जो भी होगा रखना ही होगा, और रखा भी। पर घर में सबके चेहरे ऐसे उदास थे जैसे घर में किसी की मौत हुई हो। जैसे तैसे करके 9 महीने निकाले और मेरे घर प्यारी सी गुड़िया ने जन्म लिया, जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। पर घर में किसी ने उस पर कोई खुशी नहीं दिखाई। न मिठाई बांटी, न जगराता हुआ, कुछ भी नहीं। अरे किसी ने मेरी बेटी को गोद में भी नहीं उठाया कभी। दिन बीतते गए। मेरी गुड़िया अब बड़ी हो रही है। पहले के जैसे ही मेरी दोनों जेठानियों के कई बार एबॉर्शन होने के बाद दोनों के बेटे हैं, जिस पर घर में सबको गर्व है। मेरी सासू माँ ने मुझे कई बार कहा है, अब बेटा कब दोगी? पर मैं कुछ बोलती नहीं और टाल जाती। थोड़ा टाइम बीतने पर एक दिन सुबह मैं उठी तो मुझे चक्कर से आने लगे। मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से उल्टी आई। तो मेरे साथ काम कर रही हमारी काम वाली उषा भी थी। मुझे वॉमिट करते देख बोली, भाभी जी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा है, अब गुड़िया भी बड़ी हो गई है, तो अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर रहे हो। मैंने भी चाय की चुस्की लेते हुए पूछ लिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोली, कितने नहीं, एक ही। एक बेटी है मेरी, 10वीं में पढ़ती है।
मैंने भी उत्सुकता से पूछ लिया, क्यों, फिर दूसरा बेबी प्लान नहीं किया? तो वो बोली, नहीं भाभी, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती। दरअसल मैं जब पेट से थी तभी मेरे ससुराल वाले मेरी बेटी को मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लड़की हो, उन लोगों को लड़का ही चाहिए था। तो मैंने भी बगावत कर दी। अकेली रहूंगी पर अपने पेट में पल रही नन्ही सी जान को नहीं मारूंगी। और मैं अपना घर छोड़कर निकल गई और तब से ही मैं दूसरों के घर के काम करके मेरी बेटी को पढ़ा रही हूँ। और वो पढ़ने में भी बहुत होशियार है। ये सब बोलते वक्त उसकी मुस्कान और जो संतोष था, मैं देखती ही रह गई। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, अपनी बेटी की तारीफ किए जा रही थी। फिर धीरे से उसने कहा, भाभी आपका अच्छा है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहाँ ये सब नहीं होता। हम तो गांव में रहते गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। मैं मन ही मन में सोच रही थी, क्या गरीब और क्या अमीर, क्या गांव और क्या शहर, हर जगह की यही कहानी है। आज मैं अपने आप को उषा से बहुत नीचा महसूस कर रही थी। अनपढ़ उषा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया और मैं दिनेश से दूर होने के ख्याल से ही डर जाती हूँ। मैं अपने घर से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पहली बार तो सास ने मुझे माफ़ कर दिया था कि पहली बार है तो कुछ समझ नहीं आया होगा और 4 महीने हो गए। पर अब सासू माँ की हम तीनों बहुओं पर पूरी नज़र रहती तो उन्हें पता चल ही गया कि मैं पेट से हूँ। और उन्होंने मुझे कड़काई से कह दिया, बहू अगर इस बार बेटा न हुआ तो देख लेना, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्योंकि मैंने हर बार जब जब जेठानियों का एबॉर्शन हुआ तब तब विरोध किया था, तो उन्हें तो यकीन था कि मैं कुछ तो कांड ज़रूर करूंगी। मैंने दिनेश से भी कहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, पर इस बार तो दिनेश ने भी मेरा साथ नहीं दिया और कहा, मैं हर बार माँ के सामने तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और पहला बच्चा था तो ठीक था, अब तो मुझे भी बेटा चाहिए, मेरे बुढ़ापे के लिए लाठी चाहिए। लड़कियां परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती, अब तो मुझे भी बेटा ही चाहिए। मैंने दिनेश को हर तरह से मनाने की कोशिश की, कहा कि अगर मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा होने से पहले ही मार दिया होता तो मैं आपके घर कैसे आती और आपका परिवार कैसे बढ़ता? क्या लड़का ही सब कुछ है, लड़कियां कुछ नहीं? क्या उनमें जान नहीं होती? पर दिनेश ने कहा, मुझे ये सब बहसबाजी में नहीं पड़ना, मैं कुछ नहीं जानता, जो माँ कहेगी वही होगा। माँ जी मेरा पूरा ध्यान रखने लगी और तीसरा महीना लगते ही मुझे लिंग परीक्षण के लिए ले गई। वहाँ जाकर हुआ वही जिसका डर था। दूसरी भी बेटी ही थी मेरी कोख में, तो माँ जी ने कह दिया कि बच्ची को गिरा दो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना था। ऑपरेशन का समय नज़दीक आ रहा था। मैं सोच रही थी, नहीं, मैं अपने ही खून को नहीं मार सकती, वो तो मुझ पर निर्भर है। नन्ही सी जान शांति से सो रही है, यह सोचकर कि मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे क्या होगा? मैं उसकी हत्या नहीं कर सकती। आज दिनेश की भी परीक्षा है। हर बार माँ का आदर करने में वो हर बार गलत का साथ नहीं दे सकता। आज उसे सच का साथ देना ही होगा, और अगर नहीं भी दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे घर ही छोड़ना पड़ेगा ना। मैं छोड़ दूंगी। क्या मैं उषा से भी गई गुजरी हूँ? उसने अपनी औलाद के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया और मजदूरी करके अपनी बेटी और खुद का गुजारा किया। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो अपनी बेटियों को अच्छे से बड़ा कर सकती हूँ। आज मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं किस्मत के अधीन नहीं रहूंगी। और मैं खड़ी हुई, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने माँ जी से कह दिया, मैं मेरी बेटी की हत्या नहीं करूंगी माँ जी, आप चाहे मुझे घर से निकाल दे। मेरी बात सुनकर माँ जी अपनी छाती पीटने लगी और बोली, बहुओं को तो लाते ही वंश बढ़ाने के लिए है, घर बर्बाद करने के लिए नहीं। ये तो चाहती ही है कि तेरा निर्वंश जाए। ये कलमुही तो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी पोते का मुंह देखकर स्वर्ग जाऊं। कह दे इससे कि ये हमारा कहना माने या फिर हमारे घर से निकल जाए, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। माँ जी गुस्से की आवाज़ में बोली। तो मैंने भी कह दिया, अगर लेना देना ना रहे तो ना रहे माँ जी, मैं भी अपनी बेटी को लेकर आज ही जाती हूँ। मुझे भी नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ माता रानी की पूजा होती है और वही माता रानी के अवतार बेटियों से इतनी नफरत करते हैं। दिनेश ने ऊंची आवाज़ में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ आप कुछ नहीं बोलोगी अब,
कितनी हत्या का बोझ लेकर जी रहे हैं हम। अब मैं और कोई हत्या नहीं करना चाहता। मैं अपनी बेटी की हत्या नहीं करूँगा। अब आपको भी समझना होगा। माँ जी बोली, ठीक है फिर तैयार हो जा तू भी। तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। कौन होगा? जो तुम्हारे पिंडदान करेगा। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। दिनेश ने कहा, आत्मा को मुक्ति अच्छे बुरे कर्मों से मिलती है, बेटा या बेटी नहीं दिला सकते। और अगर ऐसा ही है तो मुझे मुक्ति मिले न मिले, आपको तो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपने मेरी बच्ची को मारने की सोची भी तो मैं आपके मरने के बाद आपका पिंडदान ही नहीं करूँगा और ना ही कोई विधि। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं आज ही अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाता हूँ। मुझे भी ऐसे घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज दिनेश के मन में पड़ा गुब्बारा ऐसे फूटा था कि आगे पीछे की सारी भड़ास निकाल दी। माँ जी दिनेश के ऐसे बर्ताव से स्तब्ध हो गई, कुछ बोल ही न पाई। आज दिनेश के ऐसे जवाब के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैं जाके दिनेश के गले लग गई, जैसे मेरी डूबती नाव को किनारा मिल गया था। आज मुझे अपनी बच्ची के साथ मेरा सुहाग भी मिल गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो लड़का और लड़की में भेद रखते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ लड़के ही कुल का नाम रोशन करते हैं और कुल की इज्जत बढ़ाते हैं और लड़कियां कुल की इज्जत कम करती हैं। इसीलिए लड़कियों को पैदा होने से पहले या पैदा होते ही मार देते हैं। अगर किसी लड़की का नसीब अच्छा है और उसे पैदा होने दिया तो उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसका जन्म सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हुआ है और उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। पर जो लोग ये सब करते हैं वो भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद किसी औरत की कोख से जन्म लिया है। उन्हें अपने घर के लिए पढ़ी लिखी बहू तो चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। अगर गलती से भी उनके घर में बेटी ने जन्म लिया तो उसे पढ़ाना नहीं चाहती। समाज को अपनी इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। आज की बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। आज की बेटियां बेटों से ज़्यादा कुल का नाम रोशन करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें।